हमने जो चैप्टर नंबर मौलिक अधिकार था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इससे के आगे अपन को बात करना है हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों से पहले मैं थोड़ी सी आपको इन मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार रूप से एक बार वापस रिविजन करवा देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रमुख जो मौलिक अधिकार है उनको एक बार देखते रिपीट करते हैं। अब देखो, अब इस मौलिक अधिकार के अंदर किन किन बातों को अपन को याद रखना है। पूरे अनुच्छेद हमने पढ़े थे, मैं एक बार वापस पूरे अनुच्छेदों का रिवाइज करा रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन ने मेन पढ़ना है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, डायरेक्ट हो जाएगा 32। तो ये हमने कुल अनुच्छेद पढ़े थे हमने मौलिक अधिकारों में। अब देखो एक बार इनको अपन को विस्तार से समझते हैं, एक एक मौलिक अधिकार को किस प्रकार से इनको अपन को एग्जाम में याद रखना है और कैसे इनको अपन अलग अलग प्रकार से परिभाषित करना है। सबसे पहले तो अधिकार चार्ट, इस प्रकार का एक चार्ट बना। चार्ट में सबसे पहले अधिकार चार्ट, सबसे पहले यहाँ तक का जो अधिकार है ना वो कौन सा है उस चीज को देखो। तो ये हमारा कौन सा है, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। तो ये सबसे पहली चीज तो ये हमने डिनोट की कि भाई सबसे पहला अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर अपन को 19 से लेकर और कहां तक चढ़ना है, 22 तक। यहां तक हमारा कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर इसके बाद में जो 23 और 24 है ये कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर इसके बाद के अंदर 25 से लेकर 28 तक है वो कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद में 29 और 30 ये किससे संबंधित है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। लास्ट एक अनुच्छेद बचा है, ये किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमने क्या बनाया है, चार्ट बनाया। याद करने का तरीका बता रहा हूं कि किस प्रकार से हमें मौलिक अधिकारों को याद करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार का चार्ट बना लो। इस चार्ट से आपको मौलिक अधिकारों के बारे में ये चर्चा हो जाएगी कि भाई यहाँ तक ये मौलिक अधिकार दिया गया, यहाँ तक ये दिया गया। पिछले वीडियो में हमने कंप्लीटली मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें विशेष तौर से इनका अपन को याद करने का जो टेक्निक है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समानता के अधिकार में 14, 15, 16, 17, 18 शॉर्ट में याद रखो। इसमें 14 के अंदर आपको याद रखना है विधि समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। समान संरक्षण, तो ये जो बात है ये केवल किसमें याद रखनी है, 14 में रह जाएगी। इसके बाद में जो अनुच्छेद नंबर 15 दिया गया ये कौन सा है, जाति, लिंग, वर्ण, धर्म। कितना सा याद रख लो, आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में 16 नंबर में क्या दिया गया है, नियोजन एवं नौकरी में अवसर की समानता। किसकी समानता है, अवसर की। तो ये चीज अपन को ध्यान रखना है। तो एक बार देखो सभी, तो इसमें देखो सबसे पहले 14 नंबर है, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17 पर मैंने आपको बताया था खतरा,
किसका हो गया था, अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद में 18 में क्या हो गया था, उपाधियों का अंत। किसका अंत हुआ था, उपाधियों का। तो एक बार देखो 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। एक लाइन याद रख लो, रखना हो तो, बाकी ये याद रह जाएगा, ठीक है। फिर 15 में जाति लिंग वर्ण धर्म, और फिर 16 के अंदर नियोजन और अवसर किया, एक शॉर्ट में अवसर की समानता जिसमें नियोजन और नौकरी आ जाएगी। 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। इन दोनों में अंत हो रहा है, किनका हो रहा है, एक में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत हो रहा है, और एक में किसका हो रहा है, उपाधियों का अंत हो रहा है। तो ये जो पहला चैप्टर है ये आपके कंप्लीट है, ठीक है। तो ये कौन सा अधिकार हो गया, समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में आता है 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, ठीक है। तो अब देखो इसमें सबसे पहले 19 में आपको 6 स्वतंत्रताएं दी गई जिनको मैंने अलग अलग प्रकार से आपको बताया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 20 में अपराधी को, किसको बेटे, अपराधी को 2 सीधी संबंधी संरक्षण दिया गया। 21 में मैंने बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बताई, ठीक है। फिर इसके बाद में 22 में गिरफ्तार या बंदी बनाए गए व्यक्ति। तो अब देखो इसलिए चारों प्रकार के भी हमें याद होंगे। तो जिस प्रकार से 20 में 19 में क्या बताई, 6 प्रकार की स्वतंत्रता, अब वो चीज आपको बताए किस क है, किस ख है, किस ग है, किस घ और घड़ी वाला है, अड़मन खाली है, और 6 से छत्ता वाला है। तो ये पूरी आपको 6 तो क्या याद रखनी है, स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद में अपराधी प्रवृत्ति मैंने बताई थी, जिसको 2 सीधे संबंध, एक अपराधी को भी कुछ स्वतंत्रताएं होती है। फिर उसके बाद में प्राण और देह से राइट टू मूवमेंट, जो राइट अपना अधिकार मेन होता है वो कौन सा, प्राण और देह। इसी के अंदर मैंने एक आपको बताया था 21 फर्स्ट, जो किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। फिर इसके बाद में कौन सा बेटे 22 के अंदर जो बंदी मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति है उनको भी कुछ मतलब स्वतंत्रताएं दी गई है। तो वो कौन से अनुच्छेद में 22 के अंदर है। तो ये चीज अपन को यहाँ तक नोट रह जाएगी। अब इसके बाद में बच्चा कौन सा 23 और 24, इनका संबंध किससे है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें तो आपको सीधा याद रखना है, मानव के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, इसके बारे में अपन को इसमें पढ़ना है। और इसमें सीधा एक ही वर्ड याद रख लो, बाल श्रम। शोषण के विरुद्ध में 2 का शोषण होता है, एक तो मानव का होता है, मानव में बच्चे भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना। और इसमें कुल क्या दिया हुआ है, बाल श्रम दिया हुआ है। तो ये शोषण का विरुद्ध अधिकार भी, मतलब ये हिंट याद रखोगे तो कभी अनुच्छेद याद मतलब अनुच्छेद गलत नहीं होगा। आगे की प्रक्रिया मैंने डिटेल से बता रखी है, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि इन चीजों में आपको ये चीजें याद है। तो हमेशा समझ में याद रखना आपको कि मानव के साथ हो रहे दुर्व्यवहारों को इंगित किया गया, और 24 के अंदर बाल श्रम को इंगित किया गया। तो यहाँ तक बेटे कंप्लीट है दोनों चीजें। अब देखो इसके बाद के अंदर ये 4 अपन ने याद कर लिए, शोषण का विरुद्ध का अधिकार हो गया। अब इसके बाद में 25, 26, 27 और 28 ये चारों की चारों धर्म से संबंधित है। तो पहले में तो वो ये अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब मैंने बताया था, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, आप कोई आप पर जबरदस्ती इस धर्म को मानने के लिए बातें नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 26 के अंदर क्या बताया था मैंने, धार्मिक सम्मेलन आयोजन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक सम्मेलन का आयोजन आप कर सकते हो, लेकिन वो धार्मिक सम्मेलन कैसा होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र रहित। कैसा होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र रहित होना चाहिए। फिर इसके बाद में मैंने अनुच्छेद नंबर कौन सा लिखा बेटे, 27 में क्या बताया गया कि जो मौलिक अधिकारों में जो अनुदान दान दिया जाता है वो टैक्स रहित होगा, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर कौन सा दिया हुआ बेटे, 28वां के अंदर क्या बताया गया कि निजी हो या अपन कह सकते हैं जो सरकारी हो, निजी या सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धर्म से संबंधित कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। कोई धर्म से विशेष धर्म को जोड़कर अपन उसमें शिक्षा नहीं देंगे। फिर इसके बाद में अनुच्छेद कौन से बचे 29 और 30, इसमें आपको सीधा पता है अल्पसंख्यक को दिया है। तो अल्पसंख्यक के 29 में तो क्या रखेंगे, अपनी भाषा और लिपि को, और इस भाषा और लिपि को उजागर रखने के लिए
31 के अंदर ये क्या स्थापना कर सकते हैं, अपनी शिक्षण संस्थाओं की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, इनको अपन को ध्यान रखना है। फिर एकमात्र अनुच्छेद बच्चा है, और वो कौन सा है, 32 मैंने आपको बताया था, ये किसी भी मौलिक अधिकार का क्या हो जाए, हनन होने पर हम इसके तहत किसकी शरण लेते हैं बेटे, न्यायालय की शरण लेते हैं। तो ये चीजें अपन को मौलिक अधिकारों में शॉर्ट फॉर्मूला है। तो आप चाहो तो एक बार इनको शॉर्ट में मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। तो पहले आपको चार्ट बनाना है कॉपी के अंदर चार्ट बना ले, उसमें पहले इन मौलिक अधिकारों को लिखो, 31 नंबर गाइड करना है, बाकी आपको क्रम से लिखना है। पहली चीज तो ये याद रखनी है। अब जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, ये लिखा इस प्रकार से, अगला मैंने यहाँ तक लिखा। अब इनको पहले अधिकारों में बांटो, इन सबको अधिकारों में बांटा। तो मैंने सबसे पहले इसको समानता के अधिकार में बांटा, फिर मैंने स्वतंत्रता के अधिकार में बांटा, फिर मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार में बांटा, और फिर मैंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में बांटा, और फिर मैंने किसमें बांटा था, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में, और लास्ट में मैंने किसमें बांटा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। तो ये एक अधिकारों का फॉर्मूला याद करने का, और प्रत्येक को आप शॉर्ट रूप में अपनी कॉपी में एंट्री करो। बिंदे क्या करो कि भाई पहले समानता कौन सी है, ठीक है, लास्ट वाले दोनों अंत कर रहे हैं, किसका, एक तो स्पष्टता का, एक उपाधियों का कर रहा है, बीच वाला हमें नौकरी और नियोजन करने की दे रहा है आजादी। तो विधान 15 कहता है कि जाति, लिंग और धर्म आधार पर कोई भेदभाव न हो, और पहला कहता है कि विधि के मतलब कानून के सबकी सभी क्या सम्मान है। फिर इसमें स्वतंत्रताएं आती है, पहले में 6 स्वतंत्रता, दूसरे में अपराधी को दी गई, और तीसरे में स्वयं को दी गई, अपने पर ले लो, ठीक है। और जो अगली 5 जो 22वीं स्वतंत्रता जो 22वें अनुच्छेद में दी गई, वो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी गई। 23 के अंदर और 24, ये दोनों तो शोषण है, शोषण के अंदर मानव के साथ हो रहे, और इसमें बाल श्रम, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हो गया। तो अब है अपन का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला कौन सा है, अंतःकरण, धार्मिक सम्मेलन, अनुदान, निजी सरकारी शिक्षण संस्थाएं। अब इसके बाद में 29-30 में अलग संख्यक है, तो भाषा लिपि एक शिक्षण संस्था है। फिर इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और हनन होने पर अपन न्यायालय की क्या ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं। तो आपको सभी को समझ में आए होंगे मेरे साइड में, ठीक है। तो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे का, ताकि आप अच्छे से इस प्रकार से चार्ट बनाकर आप इनको याद कर सकते हो। और वैसे थोड़ी तो अपन को जैसे पढ़ेंगे, वैसे जैसे एक चीज याद आनी चाहिए, बस वो याद आती है, स्पष्टता याद आ गई तो हमें छुआछूत याद आ जाना चाहिए। किसी भी सरकारी संस्थान या कोई भी निजी संस्थान हो, तो उसमें आप किसी भी प्रकार का मतलब छुआछूत नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको इनके बारे में विवरण बताना है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रूप से मौलिक अधिकार मैंने एक रिविजन करवा दिया आपका। अब देखो आगे, अब देखो बेटा, नया टॉपिक है अपना। अगला जो टॉपिक है इसी पार्ट का, इसी लेसन का है। और अगला जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, उसका नाम है आपके नीति निर्देशक तत्व। क्या नाम है बेटा, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो ये अपन को पढ़ना है। अब देखो, नीति निर्देशक तत्वों के अंदर बहुत चीजें अपन को सीखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज तो अब नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सबसे पहले तो इसी के अर्थ में अपन को जाना है। नीति का मतलब है कोई नियम या कायदे बनाना। निर्देशक का मतलब है कि एक आदेश देना। आदेश को नहीं कह सकते, हालांकि अपन कह सकते हैं विनम्र पर प्रार्थना करना, ठीक है। और तत्व मतलब ऐसे तत्व जो नीतियां बनाने के लिए आग्रह करें,
मतलब उनको आगे प्रदर्शित करे, उनको नीतियां बनाने के लिए मतलब रास्ता दिखाए, वही हमेशा क्या कहलाते हैं बेटे, नीति निर्देशक तत्व। हमारे देश में तो थे नहीं, तो सर ये कहाँ से लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिए गए बेटे आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। सर इनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, भाग नंबर 3 तो हमने पढ़ लिया, तो इनका उल्लेख है संविधान के भाग नंबर 4 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना। सबसे पहली चीज तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से ग्रहण किए गए हैं, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में, 4 में। 3 में क्या था, मौलिक अधिकार, क्या था, मौलिक अधिकार, याद रह जाएगा। अब सर इसमें अनुच्छेद कौन कौन से, वही चीज आ जाती है वापस। अब हमने वहां तक मैंने आपको मौलिक अधिकार स्टार्ट किया था, उस समय मैंने बताया था आपको कि 12 से लेकर 35 तक जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किनका दिया गया है, मौलिक अधिकार। अब यहां तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए, तो देखो अब इसमें ये जो बच्चे हुए भाग 35 के बाद में हमारा कौन सा आता है आगे, 36। तो 36 से लेकर 51 तक क्या दिए गए हमारे, नीति निर्देशक तत्व। तो पहली कंडीशन तो यही याद रखना है कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए भाग नंबर 4 में है, अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक इनका उल्लेख है। तो बेटे ये तीनों क्वेश्चन याद रह जाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये है। अब सर ये करते क्या, तो हमेशा देखना इसके द्वारा सरकार ये सरकार की पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, ये हमेशा सरकार के पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाना, कि भाई सरकार ऐसा करोगे तब आपके लिए ऐसा बेनिफिट होगा। जैसे मान लो एक टीचर है, वो स्टूडेंट को क्या बताता है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर आए। तो जिस प्रकार एक टीचर स्टूडेंट को बताता है, उसी प्रकार ये जो नीति निर्देशक तत्व एक टीचर है और जो सरकार है ये इसका क्या है, स्टूडेंट है। मतलब ये हमेशा बार बार बताता रहता है कि भाई सरकार आपको ये करना चाहिए। और इसीलिए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में एक बात बताई थी। इन्होंने कहा कि एक अनोखी व्यवस्था है, क्या बेटे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनके बारे में कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने कहा था कि ये एक अनोखी व्यवस्था है। क्या बेटे, अनोखी व्यवस्था। अनोखी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो सरकार वर्तमान में है वो यदि सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में उस सरकार का पतन सुनिश्चित है। कहने का मतलब है कि जो सरकार इनका पालन नहीं करेगी तो जो आगामी चुनाव है उन चुनावों के अंदर उस सरकार का पतन क्या है बेटे, निश्चित है। ये बात किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसीलिए इसे एक अनोखी व्यवस्था का नाम भी किसने दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बेटे यहाँ तक क्लियर है। देखो मैं एक एक चीज को पढ़ा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए बेटे, आयरलैंड से। भाग नंबर कौन सा है, 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। फिर इसमें क्या बताया, ये सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे एक अनोखी व्यवस्था कहा गया है। और इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि यदि कोई सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों की पालना नहीं करेगी तो आने वाले चुनाव में उस सरकार का पतन सुनिश्चित है। ये बात किसने बताई गई है, आपके इस अनोखी व्यवस्था के अंदर, ठीक है। अब इन नीति निर्देशक तत्वों को चार प्रकार से परिभाषित करते हैं, मतलब इनको प्रकट करते हैं या परिभाषित करते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। तो 4 प्रकार में कौन कौन से प्रकार है वो हमें सबसे पहले देखना है। सबसे जो पहला प्रकार है वो कौन सा है, आर्थिक
गतिविधियों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित जो भी नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में अपन को किस में पढ़ना है बेटे, पहले भाग में। दूसरा जो भाग दिया गया वो कौन सा है, सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, मतलब जो सामाजिक एवं शिक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग नंबर कौन से में आएंगे, 2 में आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो तीसरा भाग बताया गया है वो क्या बताया है, ऐतिहासिक स्मारक भवन से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और चौथा जो भाग बताया गया वो आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी। अब इस ऐतिहासिक स्मारक में आप है जो कि न्यायिक प्रक्रिया को भी इंक्लूड, राजनीतिक को भी कर सकते हो। किसको कर सकते हो, राजनीतिक को। तो ये जो चीजें हैं ये 4 भागों में अपन को नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना है। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में पढ़ना है। सामाजिक और शिक्षा संबंधी कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है दूसरे भाग में पढ़ना है। तीसरे भाग में ऐतिहासिक स्मारक है, भवन है, उनसे संबंधित या न्यायिक प्रक्रिया जो हमारे न्यायालय या राजनीतिक से संबंधित जो प्रक्रिया उसके बारे में पढ़ना है। और जो अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 4 दिया हुआ है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ना है। तो ये गतिविधियां ये 4 नंबर पार्ट है। कितने बेटे, 4 भाग है। ठीक है, अब इनको अलग अलग भागों में पढ़ना है तो यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं इसको पहले याद करवाने के लिए आपको 5-5 के फॉर्मूले में करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे ढंग से ये चीजें याद हो जाए। तो देखो बेटे, अब आगे इसमें सबसे पहले ये चीजें अपन को पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार मैं देख लो, वापस रिवाइज कर देता हूँ। नीति निर्देशक तत्व ये पूरा कंप्लीटली आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे देखो। अब मैं एक बार पूरे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बता देता हूँ आपको। फिर अपन को इनको विस्तार से पढ़ेंगे कल। तो देखो बेटे, अनुच्छेद नंबर कहां से स्टार्ट करना है अपन, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 49, 50, 51। अब मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ एक बार, कल अपने इनको डिटेल से, क्योंकि भी थोड़ा टाइमिंग कमी है। तो देखो, सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 36, 37, 38, 39, 40 कितने का जोड़ा बना, 5 का। तो पहले 5 याद रखना। ठीक है, सबसे पहला अनुच्छेद नंबर है 36। 36 क्या कहता है, राज्य को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नीतियों का निर्माण ये पहले सेक्टर में दिया गया। मतलब जिस राज्य के पास जितने संसाधन है उनके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, नीतियों का निर्माण करना चाहिए। ये बात कौन से सेक्टर में, अनुच्छेद नंबर 36 में बताई गई है। अब अनुच्छेद नंबर जो 37 है, इस 37 के अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर ये बताया गया, इसे एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमेशा क्या है, एवाद योग्य। क्या बेटे, एवाद योग्य है। मतलब यदि इनका हनन हो जाए तो अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते।
मतलब न्यायालय के पास अपन नहीं जा सकते, इसलिए इसे कहा क्या गया बेटे, एवाद योग्य कहा गया है। 38 के अंदर क्या बताया गया, उद्देश्य और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया बेटे, 38 में। 39 के अंदर क्या बताया कि स्त्री पुरुष को सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, ठीक है, ये बात कौन से अनुच्छेद में, 39 में। फिर इसके बाद में 40 में क्या बताया, पंचायती राज संस्थाओं का गठन, ये कौन से अनुच्छेद में बेटे, 40 में। तो सबसे पहले हमने 4 किए, 5 हुए, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है। 36 में सबसे पहले क्या बताया कि राज्य को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर नीतियों का क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। 37 में क्या है कि एवाद योग्य, अर्थात अपन कह सकते हैं यदि इनका हनन हो जाए तो अपन न्यायालय में शरण नहीं ले सकते। 38 में क्या बताया गया, उद्देश्य, और उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों में क्या करना, कार्य करना, ठीक है। 39 में क्या है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको सम्मान कार्य दिया तो उसका वेतन भी क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। इसी में एक अनुच्छेद और भी जोड़ा गया है, यदि याद रखना चाहते हो तो 39 है। इसमें 39A में क्या बताया गया है कि गरीबों को, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गरीबों को निःशुल्क मुकदमा सहायता, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो अपन को पता है कोई मुकदमा हो जाए, कोई जमीन विवाद हो जाए तो वो कोर्ट में नहीं लड़ सकते, तो उनको ऐसी स्थिति में उनको निःशुल्क मुकदमे क्या मिलनी चाहिए, सहायता। एक नया जोड़ा गया जो कौन से में, 39 में। 41 नंबर मैंने आपको क्लियर करवा दिया, पंचायती राज संस्थाओं का क्या है, गठन है, ठीक है। अब लेते हैं 41, 42, 43, 44, 45, ये 5 लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो 41 नंबर, 41 में क्या बताया गया है, निःशक्त जनों को काम का प्रावधान, अरे जो असहाय लोग हैं, मतलब जो विकलांग है, अपंग है, मतलब जिनके कार्य करने की जिनमें क्षमता नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को काम का प्रावधान करना चाहिए, जिसके लिए वो अपने रोजगार को पा सके, ठीक है। और इस प्रकार की स्थिति के लिए हमेशा ध्यान रखना कि गरीबों के लिए भी सरकार को काम का प्रावधान करना चाहिए, और रियल में सरकार ने काम भी किया, जैसे नरेगा चलाई, तो नरेगा योजना भी एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों की देन मानी जाती है, जो अनुच्छेद नंबर किसको डिनोट करती है बेटे, 41 को, ठीक है। फिर इसके बाद में है 42 में दिया गया है प्रसव काल के दौरान महिला को 194 दिन, हालांकि ये बढ़ते रहते हैं, आपको इतना सा याद रखना है, कभी बढ़ते रहते हैं, जो दिन होते हैं ना बार बार संशोधित होते हैं, अपन को इतना सा याद रखना 42 में कि प्रसव काल के दौरान महिला को सवैतनिक अवकाश देना चाहिए। सवैतनिक का मतलब है कि उनको वेतन भी मिलना चाहिए। यदि कोई सरकारी जॉब में महिला है तो उसके बच्चा होने वाला हो तो उस समय उसे कुछ समय, मतलब अपन कह सकते हैं 6 माह से अधिक उनको रेस्ट मिलनी चाहिए, और उनको वेतन भी सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो ये प्रावधान कौन से में बेटे, 42 में, ठीक है। फिर इसके बाद में 43 के अंदर देखो अपन को याद रखना है लघु कुटीर एवं सहकारिता से जुड़े लोगों को सरकार को क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन, ताकि रोजगार के अवसरों का क्या हो, सर्जन हो। मतलब जो छोटे कामगार होते हैं, मतलब जो मध्यम वर्ग से होते हैं, वो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस, तो उनको सरकार के द्वारा लोन देने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने कार्य को आगे बढ़ा सके। और जितना औद्योगिक आगे बढ़ेगा उतने ही हमारे देश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो ये बात किसमें, अनुच्छेद नंबर 43 में। फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 44 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान
आचार संहिता का निर्माण, आचार संहिता का निर्माण। ये कौन से इस सेक्टर में बताया गया बेटे? 44 में। ये बताया गया कि प्रत्येक नागरिक के उसके लिए समान आचार संहिता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उनको जो समझ क्षेत्र में जितना भी काम मिले उनमें समानता का आधार होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर कौन सा? 45 में सीधा बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी जो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा है, कौन सी बेटे? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का क्या होना चाहिए बेटे? प्रावधान। तो ये कौन से में बेटे? 45 में। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे 46, 47, 48, 49, 50 और 51। अब देखो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। 46 के अंदर क्या बताया गया ये याद रखना। 46 में बताया गया SC, ST और OBC इनको आरक्षण देकर इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न राज्य सरकार को करना चाहिए। ये बात कौन से अनुच्छेद में बेटे? 46 में। ठीक है, फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर कौन सा आता है बेटे? 47। 47 के अंदर देखो बहुत अच्छी बात बताई गई है। राज्य में पोषण स्तर को सुधारने के लिए, पोषण स्तर को सुधारने के लिए मादक पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। तो ये बात भी किसमें बताई गई है? अनुच्छेद नंबर 47 में। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जितने जैसे गुटखे हैं, तंबाकू है, इन पर सरकार बैन लगाती है ना, तो वो सरकार का अधिकार है। ये बात कौन से अनुच्छेद में? आपके 47 में। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा काम में आई थी ये चीज, आई थी ना। ठीक है, तो मतलब मिराज गुटखे ये सब क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। ये तो सरकार का एक अधिकार भी देता अनुच्छेद नंबर 47। ठीक है, फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 48 क्या कहता है? ये कहता है कि कृषि पशुपालन में नवीन तकनीकी का प्रयोग करके उनके उत्पादन में क्या करना चाहिए? विस्तार करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको उनके लिए खाद्य सामग्री तो चाहिए भाई, खाने के लिए चाहिए ना। तो जमीन तो वही है भाई, जमीन तो हमारा विश्व का 2.4% भाग है हमारे पास, 42 के समथिंग 2.42% हमारे पास भाग है। लेकिन उसमें जनसंख्या बढ़ रही है, वो क्षेत्र थोड़ी बढ़ रहा है। तो इसका निजात पाने के लिए हमें कृषि और पशुपालन क्षेत्र पर जोर देना चाहिए। उनके उत्पादन में नवीन तकनीक का प्रयोग करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है आपके एक अनुच्छेद और भी जोड़ा गया, इसमें 48 है। कौन सा बेटे? 48 है, जिसमें क्या बताया गया? वन्य जीवों का राज्य सरकार को क्या करना चाहिए बेटे? संरक्षण। मतलब जिस क्षेत्र में राज्य सरकार में जितने भी वन आते हैं या वन्य जीव आते हैं, उनका संरक्षण की जवाबदारी भी किसकी है बेटे? राज्य सरकार की। फिर इसके बाद में अनुच्छेद नंबर 49 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य क्षेत्र में जितने भी ऐतिहासिक स्मारक है या अपन कह सकते हैं भवन है या कोई वस्तु है, तो वस्तुओं का राज्य को क्या करना चाहिए? संरक्षण। ये सब क्यों बताया गया? ऐतिहासिक स्मारक है, भवन है, किले हैं, तो इनका संरक्षण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी ये देख सके कि हमारे पूर्वज जो अपन देख रहे हैं, जैसे गड्ढों के बारे में पढ़ते हैं और उनका जब कहीं भी टूट फूट होती है तो सरकार उनका निर्माण कराती है। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? 49 के अंदर। ठीक है, अब 50 नंबर अनुच्छेद में क्या बताया गया? तो देखो इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर देना चाहिए। सर ऐसा क्यों? ऐसी बात क्यों बताई गई है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या कर दे? अलग कर दे। ये बात 50 नंबर अनुच्छेद कह रहा है। इसलिए कह रहा है ताकि जो हमारी न्यायपालिका है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से न्याय दे सके, उसमें किसी की अप्रोच न चले। तो इस कारण से ये बात कौन से अनुच्छेद में बेटे? 50 में। फिर इसके बाद में लास्ट में 51 इसमें बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति
एवं सुरक्षा में राज्य को योगदान देना चाहिए, योगदान देना चाहिए। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में बेटे? 51 में। तो ये हमारे जितने भी थे ना, ये शॉर्ट रूप में नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, जो मैंने आपके सामने प्रकट किए 36, 37, 38, 39, 40। इसमें 39 ए भी शामिल है, ठीक है, 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है। फिर इसके बाद में 46, 47, 48, 48 ए, 49, एक आपकी ये भी है 50 है। तो भी आपको पता है, तो ये जो नई शिक्षा नीति आई थी, इसमें बताया था कि मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो ये बात भी मोदी ने अभी स्वीकार की गई, जो बच्चे की प्राथमिक शिक्षा है वो किस में देनी चाहिए? मातृभाषा में। ये बात कौन से अनुच्छेद में बताई गई? 50(1) के अंदर, ठीक है। तो ये भी चीजें अपन को देखो मोस्टली चीजें याद रखना है, मेन चीजें इन्हीं पर फोकस रखना है। 51 के अंदर क्या बताया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में राज्य को क्या देना चाहिए? योगदान देना चाहिए। अब बेटे कल अपन ने ना जो इस मौलिक नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक, सामाजिक या शिक्षा या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, ऐतिहासिक स्मारक या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।